हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉवरेंटी को पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस के लास्ट चैप्टर्स यूनिट है। लास्ट यूनिट में संप्रभुता भी है और कई टॉपिक्स है, लेकिन उसमें से एक संप्रभुता है। तो आज हम संप्रभुता को पूरा डिटेल्स में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि संप्रभुता के बारे में या संप्रभुता के अंतर्गत या इससे संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है। जितने प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है उन सारे बातों को जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संप्रभुता के ऊपर किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आएगा तो उसमें सबसे पहले हम संप्रभुता को डिफाइन करेंगे कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता के इंट्रोडक्शन यानी परिचय को पहले हम जानेंगे, उसके बाद संप्रभुता के अर्थ को भी लिखेंगे, चाहे क्वेश्चंस में कुछ भी पूछे। ठीक, फिर उसके परिभाषा को लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसकी विशेषता, ठीक है, और प्रकार, उसके बाद लक्षण को जानेंगे। ठीक, और एक और क्वेश्चन आता है कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता के बारे में तो कई विद्वानों ने अपना अपना विचार दिए हैं, लेकिन उसमें से जॉन ऑस्टिन जो है, जॉन ऑस्टिन से संबंधित क्वेश्चंस आता है। और एक और क्वेश्चन आता है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत, ठीक, और दूसरा बहुलवादी सिद्धांत। ये बहुत ही फेमस है और यही दो में से एक क्वेश्चंस आएगा। अगर एकलवादी आता है तो भी आपको संप्रभुता क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता और कुछ लक्षण को हम बताएंगे, प्रकार नहीं भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एकलवादी अगर क्वेश्चंस आता है, एकलवादी सिद्धांत को बताएं या वर्णन करें, या फिर एकलवादी नहीं आएगा तो बहुलवादी सिद्धांत। लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत को लिखें ऐसा ग्रेजुएशन में या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में भी दोनों एक साथ नहीं आएगा। इसीलिए हम आइए संप्रभुता के बारे में जितने भी प्रकार की बातें हैं, आइए उन सारी बातों को जानते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले हम संप्रभुता के इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि संप्रभुता का अभिप्राय क्या है, संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता को अंग्रेजी में हम सॉवरेंटी कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रभुता को हम अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहते हैं। और ये शब्द जो है, सॉवरेंटी शब्द, ये इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सुपरनस से हुई है। लैटिन भाषा में सॉवरेंटी यानी संप्रभुता को सुपरनस कहा जाता है। सुपरनस शब्द से ये सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति होती है। ये सुपरनस का क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, यानी सर्वोच्च सत्ता। सुपरनस का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। और ये कहाँ से आया है? इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है? सॉवरेंटी शब्द से। ठीक, आइए अब जानते हैं संप्रभुता का अर्थ को। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? संप्रभुता शब्द का सबसे पहले व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था, वो फ्रांस के हैं। और कौन है? फ्रांसीसी विचारक जीन बोदा। जीन बोदा ने अपनी पुस्तक द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, जीन बोदा का एक बुक है, बुक का नाम है, किताब का नाम है द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। इसी बुक में जीन बोदा ने संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इस प्रकार संप्रभुता शब्द किस समय का आ जाता है? क्योंकि जीन बोदा जो है वो 16वीं सदी के हैं, तो संप्रभुता शब्द 16वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आता है। अब आइए जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। संप्रभुता है क्या? संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि कोई देश
कोई देश, भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, आंतरिक और बाहरी मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। संप्रभुता का मूल अर्थ जो होता है कि वो देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र है और किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। जैसे कि हमारे भारत पहले जो है ब्रिटिशर्स के अधीन थे, तो हमारा देश जो है संप्रभु नहीं कहलाता था, क्योंकि वो आंतरिक रूप से भी परतंत्र थे और बाहरी रूप से भी परतंत्र थे। तो इसीलिए जो है इसे हम संप्रभु नहीं कहेंगे। लेकिन वह देश अपनी नीतियों को बनाने तथा लागू करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी दूसरे देश के उसके आंतरिक या बाहरी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हो। मान लिया जाए कि भारत सरकार अगर भारत के अंतर्गत कोई भी कानून बनाए, जैसे कि कुछ दिन पहले जो है जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया, तो कानून बनाया, कानून लाया और फिर जो है इस पर डिबेट हुआ पार्लियामेंट हाउस में, और फिर जो है वो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को अपने देश में जो है मिला लिया। जम्मू कश्मीर तो भारत में था ही, लेकिन वो एक स्वतंत्र स्टेट कहलाता था। वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का फ्लैग अलग था, वहाँ के सब कुछ जो है वो थोड़ा सा अलग था। उनको विशेष जो है स्वतंत्रता जो है प्राप्त थी। लेकिन भारत को क्या किया, पूर्ण रूप से भारत में जो जम्मू कश्मीर को क्या किया कि भारत में जो है पूर्ण रूप से मिला लिया। जब पूर्ण रूप से मिलाया तो मिलाने के लिए जो कुछ भी नियम कानून कायदा कुछ भी हुआ, डिबेट हुआ या जो कुछ भी किया, तो इसमें बाहरी देशों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन जब मिला लिए तब बहुत सारे देश जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब ने जो है कहा क्या कि जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया, ये हुआ फलना हुआ, बहुत प्रकार से जो है दबाव दिया कि इसे जो है स्वतंत्र किया जाए। क्यों मिलाया गया, यहाँ तक कि इस बात को लेकर के चीन पाकिस्तान जो है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे चले जाते हैं, लेकिन कोई देश जो है इसे तवज्जो नहीं दिया गया। भारत एक ही शब्द बोला कि भारत जो है संप्रभु है, और संप्रभु का मतलब होता है कि देश आंतरिक और बाहरी मामले से स्वतंत्र है। और ये भारत ने एक ही बात वहां पे रखा कि ये मेरा आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला में बाहरी देश क्यों हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि सारे देश संप्रभु है, सारे देश स्वतंत्र है आंतरिक मामले में और बाहरी मामले में। क्योंकि कोई भी देश अगर अपने देश के अंदर अगर कानून बनाता है तो कोई अन्य देश उसको हस्तक्षेप नहीं करता है, तो भारत को भी क्यों कोई देश हस्तक्षेप करेगा। कहा कि ये मेरा आंतरिक मामला है, तो संप्रभु इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब है कि संप्रभुता का जो है या संप्रभु सत्ता दोनों एक ही है। राज्य का आवश्यक तत्व क्या क्या है, इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे संप्रभुता है या प्रभुसत्ता है, इसका कुछ आवश्यक तत्व है। अगर ये तत्व अगर नहीं रहता है तो इसे हम संप्रभु नहीं कह सकते हैं। राज्य अपने इस लक्षण के कारण ही आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है। राज्य के 4 एलिमेंट्स है मुख्य रूप से। ठीक है, संप्रभुता को राज्य का आध्यात्मिक आधार पर माना जाता है। ठीक है, संप्रभुता को राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक, लेकिन संप्रभुता का जो 4 एलिमेंट्स जो है, 4 एलिमेंट्स में जो है कहा गया है क्या क्या होता है। भूभाग होता है, जनता होता है और सरकार। ठीक है, 3 हुआ, और एक जो है एक और जनसंख्या, भूभाग यानी कि क्षेत्र होता है, राज्य होता है। ठीक है, तो इसे जो है हम कहते हैं। अब जो है संप्रभुता के कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। संप्रभुता को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें
ग्रोसियस ने कहा है कि संप्रभुता किसी को मिली हुई वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है, जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता है। मूल रूप से यही हुआ कि संप्रभुता वह है जो सर्वोच्च शक्ति है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। गेटिल ने कहा है कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो इसे अन्य समुदाय से अलग करता है। कुछ और विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसे बोंदा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिक और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है और कानून इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। बिलोबी ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा, यानी कुल मिलाकर के सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च इच्छा कह सकते हैं। मूल रूप से जो संप्रभुता के प्रकार होता है, ये दो ही प्रकार होता है, ठीक है। मूल रूप से संप्रभुता का दो प्रकार होता है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता में हमने क्या कहा कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और यह किसी की आज्ञा के पालन जो है राज्य की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति करता है, ठीक है, आंतरिक संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता है कि राज्य यानी देश की सीमा से बाहर किसी दूसरे को सत्ता से मुक्त होना, अर्थात राज्य की स्वतंत्रता, राज्य किसी दूसरे शक्ति के अधीन नहीं हो सकता है। राज्य बाहरी रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्र है। राज्य देश के अंतर्गत किस प्रकार का कानून बनाएगा वो राज्य यानी देश के अंतर्गत हमारी सरकार डिसाइड करेंगे, कोई बाहरी शक्ति नहीं करेंगे। अब जो संप्रभुता की विशेषता है या लक्षण है, ये भी 5-6 प्रकार का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मौलिकता है, राज्य की संप्रभुता मौलिक होती है, उसे जो है नहीं उसे बनाया जाता है और ना ही उसे पैदा किया जाता है। यह सर्वोच्च एवं जन्मजात होती है, इसे बनाया नहीं, ये मौलिक, ये फंडामेंटल है, ठीक है। दूसरा निरंकुशता है, राज्य की संप्रभुता को किसी भी तरह से सीमित या मर्यादित नहीं किया जा सकता है। राज्य की सीमा के अंदर संप्रभुता से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकता है, ये निरंकुशता है। तीसरा है सर्वव्यापकता, यह यूनिवर्सल है, यह कोई भी व्यक्ति संप्रभुता की सीमा से बाहर नहीं होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति संप्रभुता से बच नहीं सकता है। राज्य किसी व्यक्ति को विशेष कारणों से छूट दे सकता है। अस्थायित्व है कि जब तक राज्य रहता है तब तक संप्रभु रहती है, ठीक। आगे है अपृथक्करणीयता, यानी इसे जो है अलग नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता को दूसरे को देना घातक हो सकता है, अर्थात संप्रभुता को संप्रभु से अलग नहीं कर सकते हैं। ये अपृथक्करणीय है, इसे पृथक नहीं कर सकते हैं। अविभाज्य है, संप्रभुता को आप बांट भी नहीं सकते हैं, इसे नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, उसी प्रकार एक राज्य में 2 संप्रभु नहीं रह सकता है, ठीक है। 7वां है अनन्यता, एक राज्य में केवल एक ही संप्रभु या प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा का पालन का आदेश देती है, ठीक। तो ये विशेषता रहा। अब जो है ऑस्टिन की जो संप्रभुता है, क्या है ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत? इसे हम एकलवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। एकलवादी मुख्य रूप से जो आएगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऑस्टिन की जो संप्रभुता है, ये क्या है संप्रभुता, इसका अर्थ परिचय को जान लेते हैं कि संप्रभुता संबंधी विचार 1832 में प्रकाशित पुस्तक लेक्चर्स या लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में दिए हैं। कौन दिए हैं? ऑस्टिन ने। ऑस्टिन हाफ द बेंथम के विचारों से प्रभावित थे। वह परंपरा पर कानूनों की श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इन्होंने भी परिभाषित किए हैं संप्रभुता को। कैसे परिभाषित किए हैं कि यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो स्वयं के समान किसी श्रेष्ठ के आदेश का पालन करने का असभ्यता ना हो
और समाज में या समाज के एक बड़े भाग से अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हो तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होता है। ये मूल रूप से ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन की भी अलग से कुछ विशेषता दिया है कि ऑस्टिन की संप्रभुता की क्या विशेषता है। संप्रभुता राज्य के लिए आवश्यक है। संप्रभुता राज्य के चारों मूल घटकों में से एक घटक है। यदि राज्य निकाय है तो संप्रभुता उसकी आत्मा है। राज्य क्या है? अगर निकाय है तो संप्रभुता उस निकाय की आत्मा है। दूसरा कहा है कि संप्रभुता का निश्चित होना आवश्यक है। यह किसी व्यक्ति अथवा शक्तियों के निकाय में सन्निहित होती है। ठीक। आगे इन्होंने कहा है कि संप्रभुता जनता से स्वाभाविक निष्ठा प्राप्त करती है और इस प्रकार संप्रभुता का प्राधिकार आकस्मिक नहीं है। कानून जो है संप्रभुता की इच्छा और आदेश से है। ठीक। संप्रभुता में आदेश और निष्ठा प्राप्त करने की कानून समस्त वास्तविक शक्ति होती है। संप्रभुता की शक्ति अनन्य और अखंड है। यह स्वमेव ऐसी इकाई है जिसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों में विभाजित आप नहीं कर सकते हैं। ठीक। संप्रभुता की कुछ इस विचार से आलोचना भी हुई है। क्या आलोचना हुई है? कि निश्चित व्यक्ति की अवधारणा भ्रामक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, कानून संबंधी विचार भी भ्रामक है। दिग्वी ने राज्य कानून का निर्माण नहीं करता बल्कि कानून जो है राज्य का निर्माण करता है। ये जो है इसकी आलोचना हुई है। ठीक है, धन्यवाद।